नमस्कार मित्रों। कल हम हमारे देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं। पूरे देश में एक उल्लास का, एक उत्सव का माहौल इस दिन रहता है। स्वाभाविक है, हमारे देश को इस दिन आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। मित्रों, इसके साथ में हमारे मन में एक टीस भी है कि 14 अगस्त तक हमारा देश एक अखंड भारत था, लेकिन अंग्रेज जाते जाते हमारे देश के टुकड़े कर गए। इस कारण से एक खुशी के माहौल के साथ में हमारे मन के किसी कोने में एक दुख भी है कि आजादी तो हमें मिली, लेकिन खंडित भारत के रूप में मिली। यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे अगर किसी मां के एक पुत्र का जन्म हो और पुत्र का जन्म होने के तुरंत बाद में ही अगर मां का स्वर्गवास हो जाता है तो वह परिवार क्या मनाए? उस बालक का जन्मोत्सव मनाए या उस बालक की मां की पुण्यतिथि मनाए? स्वाभाविक है, हमेशा आगे ध्यान रखते हुए हम सकारात्मक दृष्टि रखते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए ही हम वहां पर जन्मोत्सव ही मनाएंगे। लेकिन इस चीज को हम भूल तो नहीं सकते हैं कि उस बालक की मां का भी देहावसान उसी दिन हुआ था। 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने रावी नदी के तट पर यह संकल्प किया, रावी का जल हाथ में लेकर के, कि हम अखंड भारत को आजाद कराएंगे, संपूर्ण आजादी हमें मिलनी चाहिए। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब जवाहरलाल नेहरू लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं तो देश को संबोधित करते हुए यह कहते हैं कि जो संकल्प हमने किया, देशवासियों से जो हमने वादा किया, वो वादा आज पूरा हो रहा है। यह संकल्प यह तो नहीं था, संकल्प तो अखंड भारत की आजादी का था। इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे मन में एक कष्ट भी है। जिस प्रकार से अगर किसी परिवार के बड़े सदस्य का अगर ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर उस मरीज को लेकर के जाते हैं, मस्तिष्क की कोई नस का ऑपरेशन होते हैं और वहां पर उसको जोड़ करके बाहर निकलते हैं और परिवार के सदस्यों से अगर कहते हैं कि बधाई हो, ऑपरेशन सफल हुआ, किंतु हम उन्हें नहीं बचा पाए, हमने नस तो जोड़ दी लेकिन हम उन्हें बचा नहीं पाए, यह कैसा ऑपरेशन? वैसे ही यह कौन सी आजादी? हमने अखंड भारत का स्वप्न देखा था, लेकिन हमें एक खंडित राष्ट्र मिला। यह मन में कष्ट है। इसी कारण से हम अखंड भारत दिवस मनाते हैं। जब अखंड भारत दिवस हम मनाते हैं, उस दिन इन बातों का आकलन किया जाना चाहिए कि हमारे राष्ट्र के जो नेता हैं, जो महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने आजादी के संघर्ष में सक्रियता से भाग लिया, उनके द्वारा कौन कौन सी भूलें हुई। जब हम किसी महापुरुष की भूलों का स्मरण करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं हो जाता कि उनकी महानता कम हो जाती है। उनके प्रति हमारी श्रद्धा वैसे ही है। लेकिन अगर कोई राष्ट्र, अगर कोई समाज अपनी भूलों को स्मरण नहीं करता है, उनसे सीख करके आगे नहीं बढ़ता है, तो वह समाज, वह राष्ट्र भी स्वयं एक इतिहास बन जाता है। मित्रों, 1857 में जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति की योजना इतने अच्छे ढंग से बनी थी कि अगर वह सही समय पर शुरू होती तो 1857 में ही हमारे देश को आजादी मिल जाती। 1947 में मिली, यानी ठीक 90 वर्ष पहले। लेकिन मंगल पांडे ने
भावावेश में आकर के कारतूस पर गोमांस की चर्बी लगी थी, उसको काटने से मना कर दिया और उसने अचानक ही विद्रोह कर दिया, जबकि उस दिन योजना के अनुसार किसी प्रकार का विद्रोह नहीं करना था। अंग्रेजों ने तुरंत उसको दबा दिया, क्योंकि सभी स्वतंत्रता सेनानी जो नियत तिथि थी उस दिन संपूर्ण देश में विद्रोह करने वाले थे। लेकिन अंग्रेजों को भनक लग गई कि किस प्रकार से हमारी इंटेलिजेंसी इतनी मजबूत होने के बावजूद यह विद्रोह की आग, यह विद्रोह की चिंगारी फूटी है। तो मंगल पांडे की जल्दबाजी के कारण, लापरवाही के कारण 1857 में हमें आजादी नहीं मिल पाई। इसका मतलब यह नहीं है कि मंगल पांडे महान देशभक्त नहीं थे, महान देशभक्त थे, लेकिन इंसान हैं, भूल हो जाती है। समय से पूर्व क्रांति का प्रारंभ होना, यह 1857 में हमें खामियाजा भुगतना पड़ा कि हमारे देश को आजादी 90 साल के बाद मिली, 1947 में। उसके बाद में स्वतंत्रता आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, एक अंग्रेज के द्वारा, A.O. ह्यूम के द्वारा। अंग्रेजों का उद्देश्य था कि चूंकि स्वतंत्रता आंदोलन किसी संगठन के बैनर तले हो रहा है, तो अगर उसमें हमारे द्वारा स्थापित किसी संगठन के लोग अगर रहेंगे नेतृत्व करने वाले, तो उनकी योजनाओं का सारी जानकारी हमें मिलती रहेगी। तो स्वतंत्रता आंदोलन भी अगर भारतवासी करते हैं तो वह नियंत्रण में रहेगा। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद में जैसे जैसे देश आगे बढ़ता गया, कांग्रेस ने सभी धर्मों को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन अंग्रेजों की नीति रही फूट डालो और राज करो। मित्रों, हिंदुओं और मुसलमानों ने 1857 की क्रांति में अभूतपूर्व एक सहयोग था। बहुत ही सहयोगात्मक रवैये से दोनों समाजों ने काम किया, और इसी कारण से 1857 में चाहे वह क्रांति विफल हुई, लेकिन हिंदू और मुसलमानों की एक एकता देश में मिसाल बनी। यह अंग्रेजों को सुहाया नहीं। अंग्रेजों ने जहां जहां पर मुस्लिम संप्रदाय अधिक संख्या में है, उनको तोड़ने का प्रयास किया। 1905 में बंग भंग योजना लेकर के आए, यानी बंगाल का विभाजन करना। जो पूर्वी बंगाल है, जो आज का बांग्लादेश है, उसमें स्वाभाविक रूप से मुसलमानों की संख्या अधिक थी। पश्चिमी बंगाल, जो आज वर्तमान पश्चिम बंगाल है, बंगाल का विभाजन करना, जो ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह, बंग भंग योजना का उन्होंने पूरी तरह से विरोध किया कि यह देश को खंडित करने की नीति है अंग्रेजों की, हमें स्वीकार नहीं है। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में जब यह बंग भंग की योजना लेकर के आए, तो उन्होंने लॉर्ड मिंटो को यह सूचित किया कि हम चाहते हैं कि यहां पर हिंदू और मुसलमानों में किसी प्रकार की एकता ना हो पाए, किंतु यहां पर तो उल्टा हो रहा है। हिंदू और मुसलमानों के बीच की खाई तो यहां पर इसमें छोटी होती जा रही है, उनमें निकटता आ रही है। इन्हें किसी भी प्रकार से दूर किया जाना चाहिए। अंग्रेजों ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह को 1 लाख पाउंड का ऋण दिया नगण्य ब्याज के ऊपर, और उसको अपने पक्ष में किया। और उसके बाद में कुछ इस प्रकार के जो मुस्लिम नेता थे, उन्हें कहा कि आप संगठन बनाइए, हम आपको सहयोग करेंगे। अंग्रेजों ने कहा कि हमने सत्ता प्राप्त की थी मुसलमानों से, मुगलों से, हम जब जाएंगे तो आपको दे करके जाएंगे, इसलिए आपको हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहिए।
सलीमुल्लाह अंग्रेजों के बहकावे में आ गया। 1906 में सलीमुल्लाह ने आगा खां को आगे किया और आगा खां को आगे करके अंग्रेजों को एक प्रस्ताव दिया कि जहां जहां पर भी मुसलमानों की संख्या पर्याप्त है वहां पर पृथक निर्वाचक मंडल बनाए जाए, यानी वहां पर प्रतिनिधि मुसलमान ही निर्वाचित होने चाहिए और वोट भी मुसलमानों को ही देना चाहिए। क्योंकि अंग्रेजों ने कुछ लोगों को बहकाना शुरू कर दिया था, तो उनकी योजना से उनके पास ही यह प्रस्ताव आया। अंग्रेजों में एक हर्ष की लहर दौड़ी और यह पहला एक तरह से हिंदुओं और मुसलमानों में खाई डालने का बड़ा काम अंग्रेजों ने किया। इसके साथ में सलीमुल्लाह ने आगा खां को आगे करके एक मुस्लिम संगठन की स्थापना करी 1906 में, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को एकजुट करने का प्रयास किया और उनको हिंदुओं के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और इस आग को हवा दी मुसलमानों को। अंग्रेजों ने उनको भड़काया भी और जैसे जैसे स्वतंत्रता आंदोलन आगे बढ़ता गया, 1909 में जो प्रस्ताव आगा खां ने पृथक निर्वाचक मंडल के रूप में अंग्रेजों को दिया था, मोरले मिंटो सुधारों में उसे स्वीकार कर लिया गया और यह स्वीकार किया कि मुसलमानों के प्रतिनिधि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में होंगे और वोट भी मुसलमान ही देंगे। कांग्रेस को ऐसे प्रस्तावों का स्वाभाविक विरोध करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने यह मानते हुए कि आजादी मुसलमानों के बिना भारत में नहीं मिल सकती है, यह धारणा बना ली और इसी धारणा के कारण मुस्लिम लीग जो जो शर्तें कांग्रेस के सामने रखती गई, कांग्रेस उसको स्वीकार करती गई। कांग्रेस के नेता मुस्लिम लीग के अधिवेशन में जाने लगे। उन्हें लगता था कि मुसलमानों के और हिंदुओं के बीच में एक प्रेम बढ़ेगा, उनके बीच में दूरी नहीं बढ़ पाएगी अगर हम मुस्लिम लीग के अधिवेशन में जाते हैं। और मुस्लिम लीग ने इसका नाजायज फायदा उठाया। वो देश को टुकड़े करने की साजिश रचते गए और कांग्रेस ने जो मोंटेमिल्लो प्रस्ताव अंग्रेजों को दिए थे मुस्लिम लीग ने, वो प्रस्ताव कांग्रेस ने भी स्वीकार कर लिए और उनको लगा कि मुस्लिम लीग इससे खुश होगी। 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में यह स्वीकार कर लिया गया इन प्रस्तावों को। आप विश्वास करिए कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने तक ने लखनऊ अधिवेशन में कहा कि लखनऊ हमारा भाग्योदय अब होगा, हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर के अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ देंगे। यह हमारा सौभाग्य है कि आज इस लखनऊ के अधिवेशन में हमने मुस्लिम लीग के प्रस्तावों को स्वीकार किया है। मित्रों, इसके साथ साथ में 1914 में 1916 में लखनऊ के अंदर इन प्रस्तावों को स्वीकार किया और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। उस प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ दिया तुर्किस्तान ने। तुर्किस्तान का जो खलीफा था, संपूर्ण विश्व के मुसलमान उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे, आदर की दृष्टि से देखते थे। और जब 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो वहां के खलीफा को अंग्रेजों ने हटा दिया और उसके स्थान पर कमाल पाशा को वहां का शासक बनाया। संपूर्ण विश्व के मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति एक गुस्सा था और भारत में भी उनके प्रति, अंग्रेजों के प्रति गुस्सा बढ़ा और खलीफा को पुनः शासक बनाने के लिए एक आंदोलन शुरू हुआ जिसको बोलते हैं खिलाफत आंदोलन।
एक बार जब नाम सुनते हैं तो लगता है जैसे यह आंदोलन आजादी को लेकर के अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था, जबकि वास्तव में तुर्कस्तान के खलीफा को पुनः शासक बनाने के लिए यह खिलाफत आंदोलन भारत में प्रारंभ हुआ। जो कमाल पाशा था, उस कमाल पाशा को पुनः खलीफा के पक्ष में लाने के लिए भारत के दो प्रतिनिधि, एक तो आगा खां और एक अली, ये दोनों वहां पर कमाल पाशा के पास गए और उनको मनाया कि आप खलीफा के पक्ष में पुनः हट जाएं। लेकिन कमाल पाशा ने कहा कि आप कहां से आए हैं? हम भारत से आए हैं और महात्मा गांधी का प्रस्ताव लेकर के आए हैं। उनको दोनों को बेरंग वहां से लौटा दिया। आगा खां और अली जब वापस से पुनः भारत आए तो केरल में इस प्रकार का एक अफवाह फैला दी गई कि खिलाफत पुनः लागू हो गई है, यानी खलीफा पुनः वहां का शासक बन गया है। और मुस्लिम लीग ने केरल और दूसरे भाग के जितने भी मुसलमान हैं उनको भड़काना शुरू कर दिया। और मित्रों, केरल में भयंकर हिंदू मुसलमान के दंगे हुए। इन दंगों को हम यहां पर इसमें मोपला जो है केरल के मुसलमानों को कहा करते थे, मोपला का विद्रोह कहते हैं। मित्रों, मोपला का विद्रोह कहने को तो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था, पर वास्तव में इसमें मुस्लिम लीग के द्वारा, मुसलमान नेताओं के द्वारा पूरे देश में एक जिहाद का नारा दिया गया। केरल में हजारों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार की घटनाएं हुई। गर्भवती महिलाओं के पेटों को चीर दिया गया। हजारों हिंदुओं का धर्मांतरण किया गया। लेकिन कांग्रेस ने इस मोपला विद्रोह की आलोचना नहीं की, और आलोचना की तो भी बहुत ही संतुलित शब्दों में। जब बहुत बड़ी मात्रा में धर्मांतरण हुआ तो आर्य समाजी श्रद्धानंद, उन्होंने निश्चय किया कि जिन हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ है उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लाया जाएगा, उनकी घर वापसी कराई जाएगी। एक शुद्धि आंदोलन उन्होंने चलाने का निर्णय किया। जब स्वामी श्रद्धानंद शुद्धि आंदोलन चला रहे थे, हिंदुओं की घर वापसी करवा रहे थे, उन्हीं दिनों वो बीमार हुए। वो बीमार अवस्था में अब्दुल रशीद नाम के एक मुस्लिम युवक ने उनको सोते हुए 3 गोलियां मार करके उनकी हत्या कर दी। लेकिन महात्मा गांधी ने किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ी मात्रा में विरोध किया हो ऐसा नहीं, बल्कि स्वामी श्रद्धानंद की जब एक श्रद्धांजलि सभा हुई, उस श्रद्धांजलि सभा में उन्होंने अब्दुल रशीद को अपना भाई बताया और कहा कि उसके द्वारा छोटी गलती हुई है। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या करने के बावजूद उसको छोटी गलती मानना, हिंदुओं में स्वाभाविक रूप से आक्रोश बढ़ा। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में खाई बढ़ने लगी। कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा कि खिलाफत आंदोलन हमें दूर हो जाना चाहिए, लेकिन महात्मा गांधी अड़े रहे कि हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के बिना आजादी संभव नहीं है। जबकि वीर सावरकर का स्पष्ट मत था कि आप लोग अगर साथ रहेंगे तो भी आजादी मिलेगी, और अगर मुसलमान आजादी का साथ नहीं देंगे तो भी हमारा देश आजाद होने वाला है। लेकिन महात्मा गांधी ने शर्तों के आधार पर मुसलमान समाज का सहयोग लिया। उसकी परिणति हमारे देश के टुकड़े होने के रूप में हुई। मित्रों, कांग्रेस के द्वारा लगातार तुष्टीकरण करना, उनकी गलत बातों को मानना, यहां तक कि वंदे मातरम जो बंग भंग आंदोलन के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों का आजादी का मंत्र बना हुआ था, उसका भी विरोध करना शुरू किया मुसलमानों ने, मुस्लिम नेताओं ने, मुस्लिम लीग ने।
लेकिन उस पर भी कोई आपत्ति नहीं। उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। उसके दो ही अंतरे हम गा सकते हैं। 1923 में जो काकीनाडा का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अली थे। पंडित पुलस्कर को वहां पर वंदे मातरम गान के लिए बुलाया गया, लेकिन मित्रों विश्वास करिए, मोहम्मद अली ने पंडित पुलस्कर को वंदे मातरम गान से रोका। लेकिन पंडित पुलस्कर एक स्वाभिमानी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मोहम्मद अली जी, मुझे यहां पर राष्ट्रगान गाने के लिए बुलाया गया है और मैं यहां पर राष्ट्रगान गाऊंगा। उन्होंने गाया। मोहम्मद अली उस मंच को छोड़ करके चले गए, लेकिन कांग्रेस के किसी भी नेता ने मोहम्मद अली का विद्रोह नहीं किया। इस प्रकार से धीरे धीरे कांग्रेस की मुस्लिम लीग के नेताओं को सहन करने की प्रवृत्ति बढ़ती गई। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, 1929 में लाहौर का जो अधिवेशन हुआ, उसमें कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया कि हमारे देश को अखंड रूप में संपूर्ण राष्ट्र के रूप में आजादी दिलाई जाएगी। ऐसा हम प्रस्ताव पारित करते हैं। कांग्रेस के नेताओं ने रावी नदी का जल हाथ में लेकर के इस प्रकार की शपथ ली, किंतु मुस्लिम लीग को यह स्वीकार नहीं हुआ। 1940 में मुस्लिम लीग ने अपना अधिवेशन बुलाया। उस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने तय किया कि हम आजादी के लिए कांग्रेस का सहयोग तभी करेंगे जब द्विराष्ट्रवाद की नीति पर यह आंदोलन चलेगा। भारत की संस्कृति एक है, भारत एक राष्ट्र है, लेकिन दो संस्कृति और दो राष्ट्र की भावना कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण मुस्लिम लीग में बलवती होती गई। गंगा जमुना तहजीब की बातें होने लगी। मित्रों, संस्कृति तो भारत की एक ही है, उसमें गंगा जमुना तहजीब की बात कहां से आ गई? आज अगर गंगा नदी में सरस्वती मिलती है, तो मिलने के बाद में उस नदी को क्या हम गंगा सरस्वती नदी कहेंगे? जब उस नदी में, उन दोनों नदियों के मिलने के बाद में अगर उसमें यमुना नदी मिलती है, तो क्या उस नदी को गंगा यमुना सरस्वती नदी कहा जाएगा? आगे जाकर के उसमें चंबल नदी भी मिलती है, तो क्या उसको गंगा यमुना सरस्वती यमुना नदी कहा जाएगा? आगे जैसे जैसे नदी बढ़ेगी, उन नदियों को भी गंगा ही कहा जाता है। भारत की संस्कृति एक ही थी, एक ही है, लेकिन देश में दो संस्कृति है। इस प्रकार का माहौल बनाया गया, द्विराष्ट्रवाद की नीति को स्वीकार किया गया। 1940 में मुस्लिम लीग ने दो राष्ट्र की नीति को बढ़ाते हुए यह प्रस्ताव पारित किया, तो 1942 में कांग्रेस ने वापस यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत को, संपूर्ण राष्ट्र को एक साथ आजादी मिलेगी और किसी प्रकार का उसका टुकड़ा नहीं होगा। खंडित रूप में हम आजादी स्वीकार नहीं करेंगे। कांग्रेस की भी शुरू से नीति रही है, हम स्वीकार करते हैं। 1946 में जब निर्वाचक मंडलों के चुनाव हुए, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से यह लिखा कि हम भारत के टुकड़े किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग ने अपना अलग देश मानते हुए अपने घोषणा पत्र में रखा कि हमें अलग राष्ट्र मिलेगा और इस आधार पर चुनाव में उतरे। जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर मुस्लिम लीग जीती, लेकिन कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला। संपूर्ण देश में एक हर्ष की लहर थी कि संपूर्ण देश में एक हर्ष की लहर थी कि कांग्रेस की जो नीति है, कांग्रेस की जो नीति है कि खंडित रूप में हम देश की स्वतंत्रता स्वीकार नहीं करेंगे, उसके घोषणा पत्र में रखने के बाद में कांग्रेस की विजय हुई है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू मुस्लिम लीग के बार बार देश के टुकड़े करने की नीति के विरोध में कहते थे
महात्मा गांधी कहते थे कि अगर देश के टुकड़े होंगे तो मेरी लाश पर होंगे। जवाहरलाल नेहरू कहते थे जो देश के टुकड़े करने की बातें करते हैं वो मूर्खों की दुनिया में रहते हैं। लेकिन अचानक क्या हो गया? 3 जून 1947 को अखबार में लॉर्ड माउंटबेटन के कुछ प्रस्ताव अखबार में छपे, जिसमें कहा गया कि अगस्त के 15 तारीख को 1947 में ही अंग्रेज भारतवासियों को अपना देश देकर के चले जाएंगे, लेकिन 2 पृथक राष्ट्र के रूप में, पाकिस्तान और भारत के रूप में। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद महात्मा गांधी के पास में गए, उनको कहा यह कैसे हुआ? उस समाचार पत्र में लिखा था कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने उस पर दस्तखत किए हैं। जवाहरलाल नेहरू उसके बाद में तुरंत अपनी नीति को बदल बैठे। उन्होंने कहा कि यह स्थापित सत्य है, भारत के 2 टुकड़े होंगे ही, पाकिस्तान अलग होगा और भारत अलग होगा। जो महात्मा गांधी यह कहते थे कि मेरी लाश पर भारत के टुकड़े होंगे, जवाहरलाल नेहरू जो कहते थे कि जो देश के टुकड़े करने की बातें करते हैं वो मूर्खों की दुनिया में रहते हैं, अचानक से उन्होंने किस प्रकार से यह स्वीकार कर लिया। 14 जून 1947 को कांग्रेस ने अधिवेशन बुलवाया। उस अधिवेशन में स्वीकार कर लिया कि भारत के 2 टुकड़े होंगे, भारत और पाकिस्तान। 1200 साल हम गुलाम रहे मित्रों, 1 साल और रह जाते, क्योंकि 1947 के पहले ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो भारत में रुकने की स्थिति में थे ही नहीं। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ब्रिटेन की संसद में कहा कि भारत की सेना अब हमारे प्रति लॉयल नहीं रही, समर्पित नहीं रही। लंबे समय तक भारत को गुलाम बना करके रखना संभव नहीं है। अंग्रेज अंदर से टूट चुके थे। तो फिर उन्होंने इतनी जल्दबाजी क्यों कर दी? हम 1200 साल गुलाम रहे, 1 साल और रह जाते, धैर्य और रखते। देखिए बाद में इस बात का खुलासा हुआ कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने अंग्रेज शासकों को, अंग्रेज अधिकारियों को बताया कि हम बूढ़े हो चुके हैं, हमारे में और संघर्ष करने की हिम्मत नहीं, जेल जाने की हिम्मत नहीं, सत्ता सुख भोगना चाहते हैं। इसी कारण से हम अखंड भारत को आजाद चाहते हैं। हम अखंड भारत की जगह 2 टुकड़ों को भी हम स्वीकार करते हैं। कितने दुख की बात है, कितने दुख की बात है। नेहरू ने स्थापित सत्य मान लिया कि पाकिस्तान और भारत यह होना ही है। हमारे पूर्वजों ने यह तो नहीं सोचा था, जिन्होंने संघर्ष किया था, जो फांसी के फंदे पर झूल गए थे, वो क्या खंडित भारत के लिए झूले थे? उनकी कल्पना थी कि अखंड भारत हमें मिलेगा। किंतु मित्रों, हमें 2 टुकड़े मिले, पाकिस्तान अलग हो गया और भारत अलग हो गया। अब विचार यह आता है कि जब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे पूर्वजों ने जब स्वीकार कर लिया
खंडित भारत को, तो पुनः अखंड भारत की हम बात क्यों करते हैं? क्या अखंड भारत संभव है? बिल्कुल संभव है। जब जर्मनी दो टुकड़ों से पुनः एक हो सकता है, वियतनाम अखंड हो सकता है, तो भारत पुनः अखंड क्यों नहीं हो सकता है? जब हम अखंड भारत की बात करते हैं, उसमें केवल राजनीतिक हो ऐसा नहीं है। हमारी कल्पना सांस्कृतिक अखंड भारत की है। जो जिस धर्म का है, जो जिस संप्रदाय का है, वो अपनी पूजा पद्धति को अपनाए। दोनों धर्म अपने जो श्रद्धा के केंद्र हैं उनको सम्मान दे, वो सामने वाले से भी यह अपेक्षा करे। हिंदू मुसलमानों के श्रद्धा केंद्रों की इज्जत दे और मुसलमान जो भी हिंदू समाज के श्रद्धा के केंद्र है उनको सम्मान दे। तो भारत अखंड क्यों नहीं हो सकता है? इजराइल लगभग हमारे साथ ही आजाद हुआ था। मित्रों, 1800 साल तक इजरायली पूरी दुनिया में फैल चुके थे, उनको वहां से खदेड़ दिया गया। लेकिन पत्र व्यवहार से जब इजरायली आपस में बात किया करते थे, तो उनका यही लक्ष्य होता था कि हम अगली बार कहां मिलेंगे, तो यरूशलेम में मिलेंगे। जब रात दिन उठते बैठते उन्होंने अपने यरूशलेम को उन्होंने अपने मन में संजो करके रखा, तो उसकी परिणति यह हुई कि इजराइल आज शेर की भांति मुस्लिम राष्ट्रों के बीच में दहाड़ता है। भारत क्यों नहीं अखंड हो सकता है? अखंड होना भारत की भी नियति है। और यह कब संभव होगा? पीढ़ी दर पीढ़ी इस योजना को, इस स्वप्न को हमें आगे बढ़ाना होगा। ठीक है, आज संभव नहीं है, लेकिन अगर किसी समय हम पुनः सक्षम हुए, दोनों तरफ के लोगों के मन में, कई लोग पुत्र पाकिस्तान में भी है जो चाहते हैं कि भारत अखंड होना चाहिए, जिस प्रकार भारत में चाहते हैं उसी प्रकार पाकिस्तान में भी है। ऐसे लोग जब ताकतवर होंगे तो अखंड भारत निश्चित रूप से बनेगा। अगर किसी परिवार में कोई जमीन का टुकड़ा होता है, मान लिया कि 100 बीघा जमीन है, 70 बीघा जमीन पर किसी व्यक्ति ने अगर कब्जा कर लिया, लेकिन अगर पिता ने अपने पुत्र को कहा कि बेटा ये आज अपनी 30 बीघा जमीन है, वो 70 बीघा भी जमीन हमारी ही थी, उस पर कब्जा कर लिया गया है, जिस दिन वो बच्चा ताकतवर होगा उस जमीन को पुनः हासिल करेगा। लेकिन अगर पिता अपने पुत्र को बताए ही नहीं तो कैसे संभव है? इसलिए अखंड भारत का नक्शा हमारे आंखों के सामने रहना चाहिए, हमारे घर की दीवारों पर उसको लगा करके रखना चाहिए। तो निश्चित रूप से भारत अखंड रूप में आएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी, मित्रों, 20-25 वर्ष किसी व्यक्ति के जीवन में ज्यादा हो सकते हैं, 50 साल ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जब हम किसी राष्ट्र के जीवन की बात करते हैं तो सैकड़ों वर्ष भी वहां पर कम होते हैं। लेकिन यह स्वप्न हृदय में, यह भावना जब हमारे रहेगी कि भारत अखंड होना चाहिए, तो निश्चित रूप से भारत माता पुनः अखंड स्वरूप में हम देख पाएंगे। आज के दिन मेरा यही निवेदन है। भारत माता की जय।